आज हमारा टारगेट नीट मेजर टेस्ट 01 जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और उसी का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो डेट है वो है 18/7/2021, ठीक है। और हमारा जो सिलेबस था इसके लिए पूरी 11th और पूरी 12th जो है वो हमारी सिलेबस में थी। तो चलिए देखते हैं हमारा केमिस्ट्री सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मेटलर्जी चैप्टर में से पूछा गया था, जो कि हमारी पूरी 11th पूरी 12th आ रही थी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेटलर्जी से पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन थे। इन स्टेटमेंट्स में से हमें रोस्टिंग के लिए सही स्टेटमेंट जो है वो चूज करने थे कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है रोस्टिंग या भर्जन की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। चलिए तो क्या कहता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोस्टिंग इज कैरिड आउट टू कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड। सेकंड है मेल्ट द ओर। थर्ड है रिमूव मॉइस्चर वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड एक्सपेल ऑर्गेनिक मैटर। फोर्थ है रिमूव सल्फर एंड आर्सेनिक इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। आउट ऑफ दी स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसके लिए रोस्टिंग के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करने थे। हिंदी में देखें तो सल्फाइड का ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए, अयस्क को पिघलाने के लिए, आर्द्रता, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है आर्द्रता जलयोजन के जल को निष्कासित करने और कार्बनिक पदार्थों को निष्कासित करने के लिए। फोर्थ है वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में सल्फर और आर्सेनिक पृथक्करण के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सबसे पहले ये देखें कि रोस्टिंग होता क्या है। रोस्टिंग हमारी प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी का ही एक जो है स्टेप है। प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी का ही एक स्टेप रोस्टिंग है। जैसे कि प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जैसे हो गया क्रशिंग, सेकेंड स्टेप है वो हमारा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स और थर्ड हमारे पास हो गया कन्वर्जन ऑफ ओर्स, कन्वर्जन। अब रोस्टिंग जो है वो हमारा कन्वर्जन ऑफ ओर्स इसी स्टेप के अंदर आता है। अब यहाँ पे जो है ये ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कन्वर्जन ऑफ ओर्स। कन्वर्जन ऑफ ओर्स के अंदर ही हमारे पास 2 स्टेप आते हैं। पहला होता है हमारे पास रोस्टिंग और इसी के अंदर दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बहुत मिनिमम से दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड्स ओर पर रोस्टिंग लगाएंगे, ठीक है। और किस पे? कार्बोनेट ओर्स पर हम क्या लगाएंगे? कैल्सिनेशन। किस पे? सल्फाइड ओर्स पे हम लगाएंगे रोस्टिंग, सल्फाइड्स ओर पे, ठीक है। और कार्बोनेट ओर्स जो है उन पे हम लगा देंगे क्या? कैल्सिनेशन। अब यानी कि एक स्टेप तो हमारे पास ये आ गया कि सल्फाइड। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये सल्फाइड्स को ऑक्साइड में बदलता है। रोस्टिंग के लिए फर्स्ट प्रोसेस तो सही है। और अगर कैल्सिनेशन के बारे में पूछा जाए तो कार्बोनेट्स होता है, यहाँ पे कन्वर्ट कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स ये होता है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास मेल्ट ऑफ ओर। देखिए मेल्ट ऑफ ओर एक अलग प्रोसेस हो जाती है, वो हो जाती है स्मेल्टिंग, ठीक है। थर्ड है रिमूव मॉइस्चर वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड एक्सपेल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, रोस्टिंग के प्रोसेस में हीटिंग की जाती है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी तरीके से हम अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की या फिर कहेंगे बहुत ही मिनिमम मात्रा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो कैल्सिनेशन होती है। अब इसमें क्या होता है, रोस्टिंग के प्रोसेस में वाटर को मॉइस्चर के फॉर्म में, जो वाटर है वो जो मॉइस्चर की फॉर्म में था उसे इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, उसे वाटर वेपर में चेंज कर दिया जाता है। क्या होता है, वाटर जो मॉइस्चर की फॉर्म में था उसे हम किस में चेंज कर देते हैं?
उसे हम वाटर वेपर में चेंज कर देते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन देखिए, रिमूव मॉइस्चर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, एक्सपेल ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या एक प्रोसेस अगर देखी जाए तो क्या होती है रोस्टिंग के लिए, जैसे कि ZnS प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अगर इसको हीट करूंगी तो ZnO बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट इनकरेक्ट था सेकंड। अब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, रिमूव सल्फर एंड आर्सेनिक इन द फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल ऑक्साइड। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सल्फर के लिए यूज होता है, सल्फाइड्स के लिए यूज होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि कन्वर्ट ऑफ सल्फाइड्स इनटू ऑक्साइड, रिमूव मॉइस्चर और रिमूव सल्फर। ओके, आइए तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जो है वो आपके सामने लेके आया है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू द aqueous solution of acetate, the blood red color is obtained. It is due to the compound. किस कंपाउंड के कारण होता है? एसीटेट के जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड मिलाया जाता है, रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है। यह किस यौगिक के कारण होता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फटाफट से जो है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी। इक्वेशन क्या है? ये कह रहा है फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है आपको, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? एसीटेट के साथ। तो CH3COO एंड A के साथ मान लीजिए मैंने करवा दी, तो मेरे पास बनेगा क्या? Sp3। तो मैं इसको अगर बैलेंस करूंगी, चलिए एक बार पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। Sp3 बनता है हमारे पास, CH3COO6 बनता है हमारे पास, और OH2, ये एक कंपाउंड बन जाता है, और प्लस में हमारे पास 3NaCl जो है वो बनते हैं। अब 3NaCl है तो उसको मैं यहाँ पे बैलेंस कर दूंगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। हमने अक्सर देखा है मूवीज में या टीवी शोज में क्या होता है कि कोई भी सुसाइड करने वाला होता है या फिर कोई किसी को मारता है तो वो क्या करता है, चक्कू चलाता है, नाइफ चलाता है, तो रेड कलर जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड कलर क्यों होता है। देखिए, होता क्या है, वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी उन्हें जो है नाइफ चलानी होती है वहां पे वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एसीटेट है तो एसीटेट की कोटिंग कर देंगे। एसीटेट उसको जो है एक ईयरबड की हेल्प से या किसी की चीज की हेल्प से जो है वो एसीटेट वहां पे लगा देते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई ऐसा सीन देना है जिसमें मुझे क्या है अपनी कलाई काटनी है, तो उसमें क्या होता है, वो लोग उस जगह पे कलाई की जगह पर क्या करेंगे, एसीटेट जैसा सॉल्यूशन जो है वो लगा देते हैं। अब इस सॉल्यूशन को लगाने के बाद ये क्या करते हैं, जो नाइफ जो होता है उनके पास, उस नाइफ को वो डिप कर देते हैं फेरिक क्लोराइड के, किसमें, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, उसको घोल लेते हैं और उसके एक्वस सॉल्यूशन में उसको नाइफ को डिप कर देते हैं। जैसे ही नाइफ जो है वो एसीटेट के संपर्क में आता है, उसके संपर्क में आते ही क्या होता है, वो ब्लड रेड कलर जो है वो रिलीज करता है, और देखने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हथेली, जैसे कि जो कलाई जो है वो सच में काट ली गई हो। इसी तरीके से वो कहीं पे भी जो अपन बोलते हैं ना कि ब्लड निकल आया, सीरियल में या फिर किसी मूवी में वो लोग सुसाइड करते हैं तो वहाँ पे ब्लड निकलता है, तो वो इस तरीके से निकालते हैं कि वो जो है फेरिक क्लोराइड में नाइफ को डिप करते हैं, और जो जहाँ पे भी उन्हें ब्लड चाहिए होता है, जहाँ पे भी रेड कलर चाहिए होता है, वहाँ पे वो ऑलरेडी जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्लड रेड कलर जो है इसका हमें मिलता है, ब्लड रेड कलर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 48? इन अ क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम में ए से जो है 2b + 3c जो है वो बने हैं। If the partial pressure of C is doubled, then partial pressure of B will be. अगर पार्शियल प्रेशर C का डबल कर दिया जाए तो B का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? एक बंद नियम में, क्लोज सिस्टम में, एक बंद नियम जो है यहाँ पे जो है वो बंद तंत्र में कह सकते हैं इसको, एक बंद तंत्र में A से 2B + 3C, यदि C का आंशिक दाब दोगुना कर दिया जाए तो B का आंशिक दाब क्या होगा? ऑप्शंस आर
2 times the original pressure, 1/2 of its original value, 1/2 root 2, 1/2 of its original value, 2 root 2 times 2 original value। चलिए, तो क्या होता है इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो हमें रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन देखिए बच्चों, ये हमें रिएक्शन गिवन है ए से सॉलिड टू बी गैसियस प्लस 3C, ये ऑप्शन था। अब यहाँ पे टी इक्विलिब्रियम पर Kp की अगर वैल्यू देखिए तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pb की स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, Pc की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम Pb स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो Pb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Kp अपॉन में Pc की क्यूब, ये हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में हमें इन्होंने क्या बोला है, इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज डबल्ड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ B विल बी। ठीक है, C का पार्शियल प्रेशर डबल कर दिया है, तो क्या लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पे Kp जो है वो कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज डबल, तो Pc, इसको क्या कर दूंगी मैं, इसको डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2Pc, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर Kp की वैल्यू निकाली जाए सेकंड रिएक्शन के लिए, जब हमने उसको डबल कर दिया तब क्या होगा, Pb डैश स्क्वायर इंटू 2Pc डैश क्यूब। ठीक है, यहां से Kp की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा Kp अपॉन में Pb की वैल्यू निकाल दो, Kp अपॉन में हो जाएगा Pc की क्यूब और इज इक्वल टू 8 इंटू Pb डैश की स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, दो इक्वेशंस ये बन गई। चलिए, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जो है इसको लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस जो है वो नहीं बचा है। आइए, तो अपने पास जो है पेज भी नेक्स्ट जो है फ्री नहीं है, तो क्या करते हैं, इसी को मैं जो है रिमूव कर देती हूँ अब। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, 8 इंटू Pb। चलिए एक बार हम उसको ऊपर की तरफ लिखने, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, मे बी यहाँ पे हमारा स्पेस जो है वो कंफर्म हो जाए। तो चलिए, तो क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल रखेंगे उनको Pb की वैल्यूज को दोनों को। तो यहाँ पे जो है 2 के लिए हमारे पास क्या थी, Pb की वैल्यू 2 इंटू Pb डैश की स्क्वायर, और हमारे पास 1 के लिए क्या थी, Pb स्क्वायर, ये थी। अब इनकी जो है वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, जो है इसको मैं Pb स्क्वायर को इधर लेके चली जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा Pb डैश की स्क्वायर इंटू 1/8 इंटू Pb की स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब Pb डैश की वैल्यू क्या आएगी, Pb डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, इसके बाद जो है हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी Pb डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू Pb। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिएक्शन लेंगे, हमने जो है नॉर्मल रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या किया, जो हमें जो बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर आपको डबल कर देना है C का। अब C का पार्शियल प्रेशर मैंने डबल कर दिया, 2P डैश लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हमने दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों की Pb's को इक्वल रखा, इक्वल रखने से हमारे पास वैल्यू आ गई Pb डैश इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 इंटू Pb। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, नहीं ये गलत है हमारा। 1/2 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, नहीं ये भी गलत है हमारा। 1/2 रूट 2 1/2 ओरिजिनल वैल्यू, बिल्कुल सही। तो ये जो है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। Pb की वैल्यू जो है, Pb का पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो है वो बाद वाले पार्शियल प्रेशर के 1/2 रूट 2 के इक्वल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। A reaction is 50% completed in 2 hours and 75% completed in 4 hours। ठीक है, 50% कंप्लीट होती है 2 आवर्स में और 75% कंप्लीट होती है 4 आवर्स में। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, आपको रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो बताना है। चलिए,
तो देखिए मान लीजिए 50% जो है वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है, 50% कंप्लीटेड, दैट मीन्स उसका जो बोलेंगे 50% कितने टाइम में, 2 आवर्स में, यानी कि उसका टी हाफ जो है वो आ गया हमारे पास 50%, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं A0 जो है वो A/2 होने में 2 आवर्स लगाता है। फिर इन्होंने ये बोला हमको कि 75% 4 आवर्स में कंप्लीट होती है, तो A0/2 जो है वो A0/4 होने में कितना 2 आवर्स लगाता है। दोनों में टाइम सेम है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। क्या मतलब हुआ इसका, दैट मीन्स T हाफ इज independent, that means T half is independent of concentration, hence the order of reaction is, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर वो उससे कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट, ठीक है। 50% कंप्लीट होती है 2 आवर्स में, यानी कि टी हाफ जो है उसका है 2 आवर्स। अब आगे की जो 50%, आगे की जो जैसे मान लीजिए A0 से A/2 2 आवर्स में हो गई, अब A/2 से अगेन वो A/4 होने में भी 2 आवर्स लगा रही है, यानी कि उससे कंसंट्रेशन तो जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रही टी हाफ पे, टी हाफ पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही। और कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें टी हाफ पे कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, वो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 49 का हमारा बी ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम आपको गिवन है NH3 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ फॉर द इक्विलिब्रियम NH4 प्लस H2O इज इक्वल टू NH4OH प्लस H माइनस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻10। निम्नलिखित साम्य के लिए एक साम्य आपको देखा है, साम्यावस्था स्थिरांक की गणना कीजिए। यदि एक साम्य के आपके साम्यावस्था स्थिरांक का पूछा गया है और दूसरे का आपको उसका वैल्यू जो है वो दी गई है, अब जो वैल्यू दी गई है उसके बेस पे आपका जिसको पूछा गया है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, चलिए मान लीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन जो है जिसकी गिवन है हमें, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास जिसकी हमारे को गिवन है, उस इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगी, चलिए उस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख लें कुछ, तो NH4OH प्लस H प्लस, यही इक्वेशन है, से NH4 प्लस H2O, ये है, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। यहां से अगर K की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, NH4 प्लस H2O अपॉन में मेरे पास आ जाएगा NH4OH H प्लस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हमें कितनी दी हुई है K की, 5.5 इंटू 10⁻⁻10, ये वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन हमारी जिसकी हमें पता करनी है कि इसकी K की वैल्यू क्या होगी। वो रिएक्शन है हमारे पास NH3 प्लस H2O से क्या बन जाएगा। अब ये रिएक्शन है डायरेक्ट आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, NH4 प्लस से OH माइनस। अब इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप पे करेंगे क्योंकि हमें जो है NH4 के थ्रू निकालना है, तो ये हो जाएगा NH4OH। अब यहाँ से जो है ये रिएक्शन जो है वो ऐसे हो जाएगी, ये हो गया NH4 प्लस और ये हो गया प्लस OH माइनस। ये रिएक्शंस यहाँ पे जाके कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब इसके लिए K की वैल्यू मान लीजिए उसे हम K डैश जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, वो हो जाएगी NH4 प्लस OH माइनस, हो गया। अब अपॉन में इसके अंदर आ जाएगा NH4OH, ये आ गया, ठीक है। तो इतना आने के बाद देखिए यहाँ पे जो है अब हम क्या करेंगे, हम जो है हमारी K की और K डैश की दोनों की तुलना करेंगे, दोनों का जो है कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमारी जो वैल्यू मेन वैल्यू जो है वो आ जाएगी। चलिए इसको हम यहाँ पे जो है इसको
करते हैं। तो यहाँ पे जो है K डैश अपॉन में K हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है NH4 प्लस OH माइनस अपॉन में हो जाएगा हमारे पास क्या, NH4OH, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास NH4OH और H प्लस अपॉन में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे NH4OH, NH4 प्लस और ये हो गया H2। अब चूंकि यहाँ पे H2 जो है वो एक्सेस में है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब NH4OH से NH4OH कट गया हमारा, NH4 प्लस से NH4 प्लस कट गया, तो हमारे पास आ कितना गया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी OH माइनस और H प्लस। ठीक है, क्योंकि H2 एक्सेस में है तो H2 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब हमें पता है KW की वैल्यू क्या होती है, KW इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻14। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा, K इक्विलिब्रियम अपॉन में KW अपॉन में KB। अब हमारे पास है KW की वैल्यू 1:, अब या तो आप उसको यूं लिख दीजिए कि 1 × 10⁻⁻14, या फिर मैं इसको सीधा लिख दूं तो भी सही होगा, 10⁻⁻14 अपॉन में 5.5 इंटू 10⁻⁻10, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻10 है, तो कितना बना 10⁻⁻5 जो है 14 में से 10 गया, कितना बच गया 4 बच गया। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन में 5.5, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 -4 था, पॉइंट हमने इस तरफ खिसकाया तो हमारे पास 10⁻⁻5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद है क्वेश्चन नंबर 60। तो 50 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। कंटेनर्स A एंड B हैव सेम गैसेस, दोनों में सेम गैसेस है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ A आर ऑल ट्वाइस एज दैट ऑफ B, B के एकदम ट्वाइस है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B आर, A और B के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो है वो हमें बताना है। पात्र A और B में समान गैसें हैं। पात्र A का दाब, आयतन और ताप सभी पात्र B के दाब, आयतन और ताप से दोगुने हैं, तो A और B के अणुओं की संख्या का अनुपात है। O और B के अणुओं की संख्या का अनुपात जो है वो हमें बताना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है गैस के लिए, PV इज इक्वल टू nRT, ये रहता है। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, ये हो गया। अब बात हो रही है यहाँ पे दो गैसेस की, तो यहाँ पे Na अपॉन NB ऐसा लिख सकती हूँ, और इसी तरीके से P1 अपॉन P1 इंटू V1 और अपॉन RT1, गैस कांस्टेंट तो एक जैसे होगा। इसी तरीके से P2 V2 अपॉन RT2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें तो Na अपॉन में NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 V2, ये हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, Na अपॉन में N, एक सेकेंड, B। ठीक है, अब हमें क्या बोला है इन्होंने, सेम कंटेनर A B हैव सेम गैसेस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ A, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो उसका दोगुना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2P इंटू 2V। ठीक है, क्योंकि दोगुना है प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, तो मैं इसको 2T लिख देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है सीधा ही T अपॉन PV लिख दिया। समझ में आई बात। देखिए क्या किया मैंने इस स्टेप में, इस स्टेप में हमें ये बोला गया प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो A का ट्वाइस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ट्वाइस कर लिया ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, इसको T लिखा तो इसको 2T लिख दिया, इसको P लिखा तो इसको 2P लिख दिया, इसको V लिखा तो इसको 2V लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे P से मेरा P कट गया, V से मेरा V कट गया, T से मेरा T कट गया, 2 से मेरा 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ दोनों के बीच में Na अपॉन NB, Na अपॉन NB इज इक्वल टू 2, Na अपॉन NB इज इक्वल टू 2। तो क्या ऑप्शन हमारा करेक्ट रहा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 2:1।
51। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो 51 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following ions is expected to have highest value of molar conductivity of infinite dilution? तो हो गया which of the following ions is expected to have highest value of molar conductivity at infinite dilution in the aqueous solution? निम्नलिखित में से किस आयन की मोलर चालकता का मान जलीय विलयन में अनंत तनुता पर उच्चतम होने की संभावना है? अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि H+ आयन को अगर कंसीडर करें, प्रोटॉन जो है इसको कंसीडर करें, तो देखिए H+ आयन इसको कंसीडर करें, इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो है एक बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट दिखाता है, वो होता है प्रोटॉन होपिंग। प्रोटॉन होपिंग क्या होता है? अब ये प्रोटॉन होपिंग देखिए यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे इसको HOH, अब यहाँ पे भी अगर HOH HOH, ठीक है। अब ये जो है वो इससे कनेक्ट है, 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 ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है एक प्रोटॉन जो है ये H+ जो है, जब हम वाटर को ब्रेक करेंगे तो H+ और OH- में जो है वो ब्रेक होता है, तो H+ जो है वो यहाँ पे क्या रहता है? फ्री स्टेट में रहता है। फ्री स्टेट में ये कौन सा H+ है बच्चों? जो कि H2O जो है वो ब्रेक करके H+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है। वो वाला H जो है वो यहाँ पे जो है फ्री स्टेट में रहता है। अब इस H की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी ना। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक्सेप्शनली जो कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रोटॉन होपिंग जैसा एक खूबसूरत सा इफेक्ट दिखाता है। दैट्स व्हाई इसकी जो कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दी है, उसका एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज जो है वो दे रखा है 30, ठीक है, और एक दे रखा है 105 रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम एट। आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम गेन कर लेगी। अभिक्रिया दी हुई है, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है, आपको वो ताप बताना है जिस पे अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी। अब क्या रिएक्शन हमें दे रखी है? देखिए ये रिएक्शन दे रखी है Br² लिक्विड प्लस Cl2 गैस से 2BrCl गैस। डेल H की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 30 मोल इनवर्स। डेल S की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 105 मोल इनवर्स, ठीक है। अब जो है एक तरीके से हमें देखा है इक्वेशन क्या रहती है हमारी? डेल H डेल S और T के बीच में क्या इक्वेशन होती है? ये इक्वेशन होती है दोनों तीनों के बीच में, ठीक है। डेल S की वैल्यू 105, 30, T की वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये क्योंकि किलो जूल पर मोल में है तो हम इसको जूल पर मोल में निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1000 लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? T = 30 × 1000 अपॉन में 105, ये चला जाएगा 6 पे, ये चला जाएगा 21 पे, तो आ जाएगा 6000 अपॉन में 21। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42 to 85.7। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है 285.7। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम 44 पे। द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स ट्राईएमीन डाई एक्वा क्लोराइड क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो कौन सा इसका सही जो है फॉर्मूला होगा? देखिए क्या बोला है इन्होंने हमें बोला है ये यहां से लिखते हैं ट्राईएमीन
ट्राईएमीन, सब में ट्राईएमीन है, ठीक है। डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा इज दैट एंड डाई एक्वा इज दैट, ये दो डाई एक्वा है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है क्लोरिडो, तो क्लोरीन इसमें भी है हमारा, क्लोरीन उसमें भी जो है वो हमारा है। क्लोरिडो पर देखिए दैट मीन्स हमें क्लोरीन जो है वो बाहर चाहिए, इसकी ध्यान से वो पढ़िए क्या बोला इन्होंने, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन, डाई एक्वा, डाई एक्वा, फिर इसने बोला क्लोरिडो, क्लोरिडो, कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोरिडो ये हमारा क्लोरिडो के लिए हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्लोराइड तो Cl2 जो है माइनस, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले में देखिए इन्होंने हमें क्लोरिडो बोला है, यानी कि हमें बाहर भी क्लोराइड चाहिए और अंदर भी क्लोरीन जो है वो चाहिए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था, 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, हम सबको पता है ग्लूकोज का पॉलीमर जो है वो सेल्यूलोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर जो है वो सेल्यूलोज होता है। दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो जो इकाइयां हैं वो जुड़ी होती हैं, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन कौन से कार्बन से, C1 से और C4 से जो है वो आपस में कनेक्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और सेल्यूलोज किस लिए यूज होता है, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल्स इन प्लांट्स, सेल वॉल्स का कंपोनेंट है प्लांट्स में, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। Henry's law constant for the mobility, Henry law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to power 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mmHg. 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोलरता के लिए हेनरी नियम के स्थिरांक का मान 4.27 इंटू 10 टू पावर 5 mmHg है। 760 mmHg और 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की विलयता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, सॉल्युबिलिटी की। तो हेनरी लॉ क्या कहता है हमें, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या रहता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, P इज इक्वल टू KH(x), जहाँ पे K जो है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो होता है और X जो है मोल फ्रैक्शन होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेन, क्योंकि इसमें मिथेन हमें गिवन है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेन हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास जो है गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमारे पास हेनरी लॉ KH, इसकी वैल्यू गिवन है, कितनी दी हुई है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 4.27 इंटू 10 टू पावर 5 mmHg, कितने पे, एट 298 केल्विन पे, ठीक है। अब प्रेशर जो है वो हमें गिवन है 760 mmHg। चलिए फटाफट से फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं और हमारी जो वैल्यू जो है वो x की वैल्यू, जो हमारा x क्या था, मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं या फिर इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेन, और हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेन ही निकालनी है। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू P अपॉन में KH, तो P के लिए 760 इंटू 100 अपॉन में 1.27 इंटू 10 टू पावर 5। अब मैंने 100 क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो मैंने काट दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 जो है वो ऑलरेडी जो है लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अब मेरा जो यहाँ पे 5 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 10 टू पावर 5 है, ये 10 टू पावर ऊपर चली गई तो 10 टू पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि एक 0 इसकी और 3 0 इसकी। अब 10 टू पावर 2 बच गया तो यहाँ पे 760 को, ठीक है, 76 को मैं 427 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.78 के अप्रोक्स, ठीक है। और इनटू जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पॉइंट को जो है यहाँ लेके आए हैं तो हमारे पास 10 टू पावर -3 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो हमने बदला है, इसलिए हमने 10 टू पावर -3 यहाँ पे जो है वो लगाई है। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था।
विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल, निम्न में से कौन दो जो है वो आइसोस्ट्रक्चरल है, इनकी स्ट्रक्चर्स जो है वो समान है। बात करें तो NH3 और BF3 की बात करते हैं। NH3 जो है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, NH3 में sp3 और BF3 में sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसके। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के बताना पड़ेगा, ये हमें सबको आता है। हम जो है अपने तरीके से जो ट्रिकी मेथड से भी हम निकालते हैं तो बहुत अच्छे से हम उससे भी निकाल पाते हैं। तो NH3 इसके लिए होता है sp3 sp2, और इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इसकी होती है पिरामिडल, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ये भी कह सकते हैं ना। और इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से बात की जाए कि सेकंड में PCl5 की, PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d, और ICl5 में sp3d2, sp3d2। अब PCl5 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी स्क्वायर पिरामिडल, तो ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, सी पे आ जाइए। XeF2 sp3d संकरण, ठीक है, और IF2 इसमें भी क्या, IF2 माइनस, इसमें भी कौन सा संकरण, sp3d, दोनों में sp3d है, ठीक है। अब दोनों में sp3d है, प्लस में इसमें भी दो बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो XeF2 IF2 माइनस, अब इसमें भी sp3d संकरण और इसमें भी sp3d संकरण। अब इसमें जो है दो बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, इसमें जो है दो बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, सेम है दोनों में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर सेम है, तो यानी कि स्ट्रक्चर भी जो है वो सेम होगी। तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी में अगर बात की जाए तो ये जो है वो हमारा CO3-2, ये हमारा कौन सा संकरण दिखाता है, sp2, और ये जो है वो हमारा कौन सा संकरण दिखाता है, ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा sp3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58, द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज, आपको 4 स्पीशीज जो है वो गिवन है, उसमें से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो है वो आपको बतानी है। देखिए पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती है, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती है जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसमें SiO2 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए अपने पास, ये 15 35, तो यहाँ पे हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। BaO2 की बात करें तो इसमें कितने हो गए हमारे पास, 16 और 16 32 और ये, तो ये हो गया हमारे पास 64, ये 72 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर हमारे पास। और बी की अगर बात करें तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो दोनों ऑप्शन ये तो हमारे करेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं बी की, TiO2 की बात करें तो और वही हो गया हमारा 16 32 तो 38 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। और ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों हो गए डायमैग्नेटिक, और ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया KO2 जो है वो है हमारा पैरामैग्नेटिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 35 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 59 पे। मार्स गैस मेनली कंटेन्स, मार्स गैस जो होती है वो मेनली क्या कंटेन करती है, मार्स गैस, और क्या क्या बोल सकते हैं इसको, बायोगैस, या फिर क्या स्वैम्प गैस, या फिर बोग गैस, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है हमारे पास CH4 जो है वो इसका मेथेन जो है वो करेक्ट मेन कंपोनेंट इज गिवन बाय, ये एक स्टेटमेंट किसने दी थी, मोजले ने दी थी। क्या दी थी उन्होंने, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये हमें मोजले ने कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 में हमें जो है ग्राफ जो है वो दिए गए हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन में से कुछ मिसिंग है, इसमें 2 ग्राफ जो है वो गायब हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉलोइंग 2 स्टेप्स आर इवोल्व, 2 स्टेप्स जो है वो आपको गिवन है, स्लो स्टेप है पहला और दूसरा है फास्ट स्टेप, ठीक है। अब इन रिएक्शन से कौन सा ग्राफ जो है सूटेबल होगा इसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी और अभिक्रिया निर्देशांक, या फिर क्या होगा, अभिक्रिया निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखिए अब हमें पता है जो कि फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हाई चाहिए होगी, नीड्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, फास्ट है, उसके लिए हमें क्या होगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी जी होगी। अब हमारा कौन सा ग्राफ, फर्स्ट जो है, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पीक जो है वो हाई होनी चाहिए सेकंड पीक से। अब इसमें देखिए सेकंड पीक हाई है तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। सेकंड में देखिए फर्स्ट पीक हाई है सेकंड पीक से, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे तो इसमें चारों ऑप्शन होने चाहिए थे। देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका है मैं आपको यूं ही बना के दिखा देती हूँ। थर्ड ऑप्शन में हमको ये गिवन था कि कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ जो है वो गिवन था, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन जो है वो आपको दी गई है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलॉम, तो यानी कि Q की वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है, ठीक है। Q की वैल्यू जो है वो हमसे पूछी गई है। फैराडे लॉ जो है इस पे लगाना है हमें, फर्स्ट लॉ फैराडे का। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए कि Cr2O7-2 के लिए 1 मोल के अपचयन के लिए कूलॉम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, Q की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो क्या अप्लाई करना है, अप्लाइंग फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ है जो हमें अप्लाई करना है। Q अपॉन में F इज इक्वल टू मोल अपॉन में मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास हो गया 6। तो Q इज इक्वल टू मोल्स कितना दिया हुआ है, 1 मोल, वैलेंसी फैक्टर 6, F की वैल्यू 96500 ये दी हुई है। अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 5 30, 6 6 36, तो ये हो गया 5.79 इंटू 10⁵ कूलॉम। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब इसमें देखिए हमारा इसको कंसीडर कीजिए Ma5Pb को, देखिए अब इसमें क्या है, सिमिट्री जो है वो नहीं है, तो क्या हुआ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिमिट्री, एब्सेंस ऑफ सिमिट्री, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिमिट्री कैन नॉट एग्जिस्ट इन, तो ये क्या होगा, सिस और ट्रांस फॉर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फॉर्म्स ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 65 पे। कंपाउंड P फॉर्म्स ए प्रेसिपिटेट विद AgNO3, AgNO3 के साथ जो है वो कंपाउंड P एक प्रेसिपिटेट बनाता है। द प्रेसिपिटेट इज डिजॉल्व इन एक्सेस रिएजेंट P, P की जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो एक्सेस ऑफ P के, जब P का एक्सेस होगा तो उसके जो है रिएजेंट जो डिजॉल्व हो जाएगा, कैन नॉट बी, द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन एक्सेस रिएजेंट P कैन नॉट बी, P क्या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, क्या नहीं हो सकता, है ना।
अगर बात करें तो क्या बोला है हिंदी में, यौगिक P AgNO3 के साथ एक अवक्षेप बनाता है। मान लीजिए AgNO3 है यहाँ पे, इसके साथ P जो है वो एक प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। अवक्षेप अभिकर्मक P के आधिक्य में घुल जाता है। अब इसको जो है P का आधिक्य P एक्सेस में डाल दिया जाए तो ये इसमें घुल जाता है। तो निम्नलिखित में से P कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा ऐसा है जो प्रेसिपिटेट के साथ एक्सेस में डालने पर जो प्रेसिपिटेट है वो घुलनशील नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है KOH, तो AgNO3 की रिएक्शन मैं KOH के साथ करवाऊं तो मुझे मिलेगा Ag2O प्लस KNO3 प्लस H2O। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। चलिए कर ही लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस। Ag2 तो यहाँ पे 2 लगा देती हूँ और यहाँ पे जो है 2KOH लगा देती हूँ और यहाँ पे 2KNO3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा, ठीक है। अब KOH की एक्सेस में इस रिएक्शन को करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो घुलनशील नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, P जो है वो KOH नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन भी कंसीडर करके देख लेते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है AgNO3, इसकी रिएक्शन अगर CN से करवा दूं तो AgCN बन जाएगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अब इसकी रिएक्शन CN की एक्सेस में करवाती हूं तो मेरे पास आ जाता है AgCN2 माइनस, तो ये जो है वो सॉल्युबल है, तो ये तो सॉल्युबल है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन Ag, इसको मैं रिमूव कर दूं यहां से ताकि हम अपनी रिएक्शंस जो है वो लिख सके। थर्ड ऑप्शन है AgNO3 की रिएक्शन मुझे करवानी है S2O3 माइनस 2 के साथ, तो मेरे पास बच जाएगा Ag2S2O3 वाइट प्रेसिपिटेट। अब इसकी रिएक्शन एक्सेस में S2O3 माइनस 2 के साथ करवाऊंगी तो एक्सेस में तो बच जाएगा AgS2O3 2 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पे, तो ये भी यहाँ पे सॉल्युबल बन रहा है। AgNO3 की रिएक्शन में कर दूंगी फोर्थ ऑप्शन से NH3 से, तो Ag2O बन जाएगा, अगेन ब्लैक बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NH3 के साथ करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा AgNH3 2 प्लस, ये भी सॉल्युबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। KOH जो है उसकी एक्सेस में रिएक्शन करवाने पर सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ ए गिवन कोलाइड डिपेंड्स अपन, ठीक है। किसी दिए गए कोलाइड के सकंदन के लिए आयन की क्षमता निर्भर करती है। हमें पता है कि कोगुलेशन जो है, कोगुलेशन या सकंदन जो है वो चार्ज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ आयंस पे, ठीक है। कोगुलेशन जो चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोगुलेशन इज अफेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक चार्ज ऑफ और नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए अगर मान लीजिए कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होंगे और कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्विकर विल बी द कोगुलेशन, ठीक है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्विकर विल बी द कोगुलेशन। क्या बोला मैंने आपको, कोगुलेशन जो है पॉजिटिव सोल का करेंगे तो नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड होंगे, आयन, ठीक है। और कोगुलेशन अगर मैं करूंगी किसका, नेगेटिव सोल का, तो क्या होंगे, पॉजिटिव आयन रिक्वायर्ड होंगे। और क्या होगा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा
उतना ही कोगुलेशन भी क्विकली होगा। तो यानी कि ये जो है चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और दूसरा कर रहा है किस पे, साइन पे भी डिपेंड कर रहा है, साइन पे भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू, डेल यू किसके बराबर होता है। अब हमें पता है कि डेल यू जो है वो इज इक्वल टू होता है कि क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। चेंज इन एनर्जी डिपेंड्स ऑन हीट एंड वर्क, ठीक है, चेंज इन एनर्जी डिपेंड्स ऑन हीट एंड वर्क। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या, पी जो है वो कांस्टेंट होगा, पी कांस्टेंट होगा, तो डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू माइनस पी डी वी, यहाँ पी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर देखें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट वैल्यू जीरो होगी, हीट वैल्यू तो Q जो है वो जीरो होगा, तो डेल U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन जो है वो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आइसोथर्मल के लिए देखें इसी तरीके से, तो T जो है वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे डेल U इज इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो डेल U किसके इक्वल है, डेल U इक्वल है एडियाबैटिक कार्य के, एडियाबैटिक वर्ग के। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 68 का, द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कार्बोनेट्स और इज, कार्बोनेट अयस्क से धातु के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण पद है। देखिए इसमें कैल्सिनेशन दिया हुआ है, मैंने आपको जहां पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो रोस्टिंग है और कैल्सिनेशन है दोनों जो है वो कन्वर्जन की प्रोसेस है। कन्वर्जन की प्रोसेस में सल्फाइड का जो कन्वर्जन होता है वो कौन करता है, रोस्टिंग करती है, और कार्बोनेट्स का कन्वर्जन कौन करता है, कैल्सिनेशन करता है। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिडक्शन आपको पता होगा, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन जो है वो होता है। अब यहाँ पे एक जो है खरपरण, ये जो है क्यूपलेशन जो है वो एक नया वर्ड आया है। क्या होता है क्यूपलेशन, क्यूपलेशन होता है सेपरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। इम्प्योरिटीज से हम जो है गोल्ड और सिल्वर को, क्या होता है ये होगा सेपरेशन, एक नया वर्ड आया है तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत सा कंसेप्ट है। सेपरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम इम्प्योरिटीज बाय मेल्टिंग, मेल्टिंग करने से होता है द इम्प्योर मेटल, मेल्टिंग द इम्प्योर मेटल इन ए क्यूपल। अब ये होता है क्यूपल क्या होता है, क्यूपल एक फ्लैट पोरस डिस्क होती है, ठीक है। किससे बनी हुई होती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई होती है। क्या होता है ये एक फ्लैट जो है क्यूपल ये होती है, ये क्या होता है, एक फ्लैट पोरस डिश होती है, मेड अप ऑफ हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन था 68 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following properties don't help in differentiate different hydrated isomers of CrCl3.C6H2O? निम्नलिखित में से कौन सा गुण CrCl3C6H2O के लिए विभिन्न जलयोजित समवायों को विभेदित करने में मदद नहीं करता है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम। चलिए तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 70 पर। ए मेटेलिक कार्बाइड ऑन रिएक्शन विल वाटर गिव्स ए colorless gas which burns readily in air and gives a precipitate with ammonium silver nitrate solution. What is the gas involved in reaction? एक धात्विक कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया पर एक रंगहीन गैस देता है, ठीक है, जो वायु में आसानी से जलती है और अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अवक्षेप देती है। अभिक्रिया में उत्सर्जित गैस कौन सी है, अभिक्रिया में उत्सर्जित गैस
कौन सी है, देखिए। अब जैसे कि हमें जो है अगर देखें तो इन्होंने बोला ए मेटेलिक कार्बाइड ऑन रिएक्शन, एक मेटेलिक कार्बाइड ले लेते हैं सबसे पहले तो मान लीजिए CaCl2 ले लिया, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो क्या बनेगा CaOH2 प्लस C2H2 बन गई। ये गैस यहाँ पे क्या आई है हमारे पास C2H2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगी, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब C2H2 के इन्होंने बोला है कि बर्न करना है एयर में, तो मैं इसको बर्न कर देती हूँ किसमें, इसको एक रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके की होती है CO2 प्लस H2, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको बैलेंस कर दिया क्योंकि मुझे पता था आगे CO2 बनने वाला है, तो मैंने उसको ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी रिएक्शन आगे इन्होंने क्या बोला है, एंड गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद, क्या बोला है, विच बर्न्स रेडिली इन एयर एंड गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट। अब इसके बर्न कर दिया, बर्न हो जाती है। अब इसकी रिएक्शन अगर हमें किससे करना है, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट से, तो अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें तो NH3 तो इससे जो है रिएक्शन होगी तो हमारे पास आ जाएगा Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, तो ये जो है हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2NH3 बनेगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है इसको 2 लगा देंगे तो ये 2NH3 प्लस में मेरे पास बन जाएगा NH4NO3, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिएक्शन कौन सी हमारी गैस हुई, ये ऑप्शन नंबर D C2H2। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, मेटेलिक कार्बाइड के साथ H2O की रिएक्शन करवाई, हमें गैस मिली C2H2, फिर हमने इसको एयर में बर्न किया। फिर इन्होंने ये बोला इस रिएक्शन को अगर आप अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक अवक्षेप देगी, तो इन्होंने व्हाइट जो है प्रेसिपिटेट हमें दिया। तो 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि on adding excess of AgNO3 solution into 0.01 mole complex compound PTBr.XNH3 0.03 moles yellow precipitate was obtained, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। देन वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। 0.01 मोल संकुल यौगिक में PTBr4.XNH3 में AgNO3 विलयन के आधिक्य को मिलाने पर 0.03 मोल पीला अवक्षेप प्राप्त किया गया, तब x का मान होगा। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि इसके अंदर में AgNO3 मिलाना है, तो क्या कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है PTBr4.XNH3, इसके अंदर हमें मिला देना है AgNO3, ये हमारा एक्सेस में है। मिलता क्या है हमें इसके साथ, हमें मिलता है AgBr, वो कितना मिलता है 0.03 मोल्स, कितना मिलता है 0.03 मोल्स। अब देखिए यहाँ पे जो है हम बोलेंगे 3 AgBr मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। 3 क्या होते हैं AgBr मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए 3 AgBr फॉर्म होते हैं, 3 AgBr फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो है Br माइनस जो है वो आउटसाइड द स्फीयर है, 3 Br माइनस जो है वो आउटसाइड द स्फीयर होंगे। समझ में आई बात, यहाँ पे जो है AgBr 3 AgBr मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि 3 AgBrs आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड ओनली 1 इन द इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक जो है वो अंदर होगा और तो 3 जो है वो बाहर होंगे, तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं PGBr, ठीक है। अब ये NH3 इसको तो ऐसा कैसे ही छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। अब एक तो अंदर करना है और 3 जो है वो हमको बाहर करने हैं। समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे 3 AgBr बन रहे हैं, दैट मीन्स हमें 3 Br जो है वो आउटसाइड द स्फीयर चाहिए और एक Br जो है वो हमें इनसाइड द स्फीयर चाहिए। तो इसके हिसाब से x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई 5, क्योंकि 3 बाहर एक अंदर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 5। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो ये वाला हो गया PTBr NH3 5Br3,
क्योंकि यहाँ पे 3 AgBr बन रहे हैं, तो 3 Br जो है वो हमें आउटसाइड में चाहिए, 1 Br हमें इनसाइड में चाहिए, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 5। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में जो है नंबर ऑफ नोड्स आपको बतानी है इस प्लॉट के अंदर। इस प्लॉट एक जो प्लॉटिंग जो है वो ग्राफ की आपको दी गई है, इसमें आपको नंबर ऑफ नोड्स बताना है। क्या होता है नंबर ऑफ नोड्स? वो पॉइंट जिसपे रेडियली प्रोबेबली फंक्शन चेंज हो जाते हैं माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, क्या होता है? माइनस से रेडियल जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो चेंज होता है प्लस से माइनस में, सॉरी माइनस से प्लस में। तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो कितनी नोड? यहाँ पे सिर्फ एक नोड जो है वो हमारे पास है, यहाँ पे सिर्फ एक नोड जो है वो हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक नोड इसमें है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। एक जो है रिएक्शन आपको दी गई है, ठीक है, उसका आपको जो है निम्नलिखित परिवर्तन पर विचार कीजिए। विचार जो है वो आपको करना है और इसमें x माइनस क्या हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, 2Cu(x2) रूम टेम्परेचर पर 2Cu(x) जो है वो बनाती है प्लस x2 जो है वो देती है, तब x माइनस जो है वो हो सकता है। x माइनस जो है वो क्या होगा वो बताना है। देखिए होगा क्या कि देखिए हमारे पास जो है Cn जो है Cn माइनस, ठीक है, तो ये जो है CuCN2, अगर हम Cn लगाएं तो CuCN2 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि x जो है वो Cn है तो CuCN2 ये प्रोडक्ट बनेगा, या फिर हम इसको CuI2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। तो अब ये जो CuCN2 और CuI2 जो हैं ये दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल हैं तो दैट मीन्स ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करके CuCN या फिर Cui बना लेते हैं, CuCN या फिर Cui बना लेते हैं। बाकी जो है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल नहीं है, जैसे कि ये जो है अनस्टेबल नहीं होगा, ये जो है अनस्टेबल नहीं होगा। इसमें सिर्फ रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल जो होंगे वो कौन से होंगे? CuCN2 और Cui2 जो है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, जो कि बिना किसी बाहरी जो है कह देंगे एफर्ट्स के ये जो है आगे CuCN और Cui में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है x जो है वो हमारा Cn भी हो सकता है, x जो है वो I माइनस भी हो सकता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। फॉर विच प्रोसेस विल del H एंड del G आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट सिमिलर। किस प्रक्रम के लिए del H और del G के अधिकतम समान होने की उम्मीद है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो बोलेंगे अगर प्रोबेबिलिटी किनकी होगी? जिनमें जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम स्टेट में होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, रिएक्टेंट S सॉलिड में, प्रोडक्ट भी S सॉलिड में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो सेम जो है उसमें होंगे, परिस्थिति में होंगे, सेम जो है वो स्टेट में होंगे। दैट्स वाई इसमें del S जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 0 के, तो del G जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा del H के। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है del G इज इक्वल टू del H माइनस T del S। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों है? सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम फॉर्म में है, दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 75 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75, an electron of a velocity x is found to be have a certain value of de Broglie wavelength. The velocity to be possessed by the neutron to have the same de Broglie wavelength is given क्या है हमें? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। mn जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। me जो है वो हमें गिवन है और mn जो है वो हमें गिवन है। वेव x वाले एक इलेक्ट्रॉन में दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का एक निश्चित मान पाया जाता है
समान दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्राप्त करने के लिए न्यूट्रॉन का वेग होगा। दिया गया है me और mn जो है वो हमें गिवन है। चलिए फाइंड करते हैं हमारा आंसर। देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन जो है आई थिंक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी हमारे पास था। लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या H इज इक्वल टू MEVE लिख सकती हूँ, और लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए H इज अपॉन में MN, एक सेकेंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ME नहीं MN। एक्चुअली क्या है कि बीच बीच में कई बार ये पेन जो है वो हमारा वर्किंग प्रोसेस से बाहर चला जाता है, दैट्स वाई ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा MN और VN, ये हो गया। चलिए अब इन्होंने हमें बोला है कि VN इज इक्वल टू हो गया MEVE अपॉन में MN। तो ये हो गया हमारे पास 9.1 गिवन है हमें, इंटू 10⁻⁻28 और इंटू x अपॉन में MN जो है वो हमें गिवन है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। 24 जो है ये प्लस के ऊपर होकर चला जाएगा, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 1840। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75, हमारे इनऑर्गेनिक और फिजिकल का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल का पार्ट जो है वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 75 तक हमारे पास इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।